हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज की क्लास में हम क्लास 7 के रुचिरा भाग 2 के अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वजा का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है त्रिवर्ण ध्वजा तिरंगा झंडा। इस चैप्टर में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में बातें कर रहे हैं। उसी का व्याख्यान इस चैप्टर में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन अर्थात कुछ, बालका लड़के, काश्चन और कुछ, बालिका च लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में स उत्साह के साथ गच्छन्त जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह से जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेश, उन बच्चों में एक लड़के का नाम है देवेश। वो क्या कहता है? अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राः च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। छात्राः च, छात्राएं बहुत सारे विद्यार्थी, लड़के और लड़कियों की बात नहीं है, ये सभी छात्राओं की बात है। और सभी छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। च अर्थात और, अन्ते अंत में, और अंत में मोदकानि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। देवेशः, अद्य स्वतंत्रता दिवस। देवेश किसी लड़के का नाम है। वो कहता है अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजा झंडा फहराएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राः च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राः च, ये दोनों मिलके बना है छात्राश्च। छात्राः च और विद्यार्थी, छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, और विद्यार्थीगण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि अर्थात लड्डू, जो एक तरह का मिठाई है, मिष्ठान है, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, शुचे, डेविड लड़के का नाम है। वो क्या कहता है? शुचि नाम की लड़की से, शुचे जानासि त्वं, तुम जानती हो, पूछ रहा है तुम जानती हो। अस्माकं ध्वज कीदृश, अस्माकं हमारा, ध्वज झंडा, कीदृश कैसा है, तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। शुचि क्या कहती है? अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। हमारे देश का ध्वज झंडा तिरंगा है। सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। रुचि एक लड़की है, उससे कहता है रुचि अयम यह तिरंगा कथम कैसे, यह तिरंगा कैसे। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् इस ध्वजे झंडे में
त्रयः तीन, वर्णा रंग है, संति है, अतः त्रिवर्णा। इस झंडे में तीन रंग है, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? सलीम: अरे केशर वर्ण, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। श्वेतः सफेद, हरितः हरा। एते त्रयः वर्णा, यही तीन रंग है। अरे केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, यही तीन रंग है। देवेश: देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयं वर्णाः किम सूचयति? हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में, ध्वजे झंडे में एते त्रयः वर्णा, ये तीन रंग किम सूचयति, क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं? तो सलीम कहता है, शृणु केशर वर्ण शौर्यस्य। सुनो, शृणु अर्थात सुनो। केशर वर्ण शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्यस्य, शौर्य का, वीरता का। श्वेत सत्यस्य, सफेद रंग सत्यता का, सच्चाई का। हरितः च समृद्धे, और हरा रंग समृद्धि, समृद्धि का, संपन्नता का। सूचका संति, सूचक है, प्रतीक है। सलीम कहता है, सुनो, केसरिया रंग वीरता का, सफेद रंग सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि, शुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम? क्या, किम अर्थात क्या, एतेषां इन वर्णानां रंगों का अन्य अपि महत्वम, अन्य अपि दूसरा भी, अपि भी महत्वम कोई महत्व है? क्या इन रंगों का कोई दूसरा भी महत्व है? डेविडः आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। झंडे के ऊपर स्थित केशरवर्ण, केसरिया रंग त्याग का, उत्साह का सूचक है। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। मध्य स्थित बीच में स्थित सफेद रंग, श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकताया, सात्विकता का, शुचिताया च और शुचिता का, पवित्रता का द्योतक है, सूचक है। अधः स्थित नीचे स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतकः। नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया पृथ्वी की सुषमा का, शोभा का और उपजाऊपन का द्योतक है। तेजिंदर, तेजिंदर क्या कहता है? शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि, ध्वज के झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। तो शुचि कहती है, आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहा जाता है, अशोक चक्र है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम। तस्मात् वहां से ही एतत् गृहीतम, इसे ग्रहण किया गया है, इसे लिया गया है। प्रणव, प्रणव कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। इस चक्र में, अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अराः सन्ति, तिलियां हैं। मेरी, मेरी कोई लड़की है, कहती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के
संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्रतया पूरी तरह से इस ध्वज को स्वीकरणम जातम स्वीकृत किया गया। तेजिंदर कहता है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं हमारा, त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर ध्वजस्य उत्तोलनम, ध्वज का उत्तोलन अर्थात फहराना, झंडे का फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक होता है। ध्वजारोहण समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, जय हो तिरंगे झंडे का और जय हो भारत देश का। हिंदी में अनुवाद करने के बाद इस चैप्टर में आने वाले कुछ शब्दों के अर्थ को समझ लेना है, उसके बाद हम पाठ का अनुवाद अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ है। त्रिवर्ण ध्वज 3 रंगों वाला झंडा, संलपंती वार्तालाप करते हैं, प्रस्तोषयंती प्रस्तुत करेंगे या करेंगी, मोदकानी लड्डू, ऊर्जस्विताया ऊर्जा की, अराह तीलियां स्पोक्स, और उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। ये सब शब्दार्थ हमें अच्छे से पहले समझ लेना है। हिंदी में अनुवाद के बाद अब इस पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो इस पाठ पर भी आधारित है। उसमें जो सही है उसके सामने हमें आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने हमें न लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्र झंडे में, तिरंगे झंडे में 3 रंग हैं। तो हाँ है, हमें लिखना है इस पेटिका में आम। दूसरा वाक्य, ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीकः अस्ति, ध्वज में, झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है, लेकिन इस पाठ में लिखा है कि हरा रंग सुषमा का, सुंदरता का और उर्वरता का अर्थात उपजाऊपन का प्रतीक है। तो हरित वर्ण शांति का प्रतीक है, ये हम न लिखेंगे वहां पर। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचकः अस्ति, झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। हाँ, इस पाठ में हमने अभी यही पढ़ा कि केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, तो लिखेंगे आम। अगला वाक्य, चक्रे 63 अराह सन्ति, चक्र में 30 तीलियां हैं, नहीं उसमें लिखा है 24 तीलियां हैं, तो चतुर्विंशति लिखा है, यहाँ पे 63 है तो लिखेंगे न। अगला वाक्य, चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है, सूचक है। हाँ, तो हम आम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों में प्रयोग किए गए विभक्ति और वचन को लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पद दिए हैं और विभक्ति वचन उनका लिखना है। एक हमें उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार हमें भी करना है। तो उदाहरण दिया गया है पद का त्रयाणाम, तो इसमें कौन सी विभक्ति लिखा है? षष्ठी, और वचन है बहुवचन। तो ऐसे ही दूसरे पदों का हम देखेंगे। अगला पद है समृद्धे, तो हमें विभक्ति और वचन लिखते समय सबसे पहले ये देखना है कि इसका मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द है समृद्धि, अंत में आ रहा है ई, समृद्धि। तो ईकारांत की तरह हमें रूप इसका देखना पड़ेगा। तो हमें ईकारांत का रूप याद होना बहुत जरूरी है इस पद का विभक्ति वचन जानने के लिए। तो समृद्धि ईकारांत में अगर हमें मुनि का याद है तो मुने, ये षष्ठी विभक्ति में आता है, पंचमी में भी आता है, तो पंचमी षष्ठी दोनों में आता है। ऐसे ही समृद्धे में भी वही विभक्ति होगी, यहाँ पे हमने षष्ठी लिखा है और ये एक वचन में आता है। ऐसे ही दूसरा पद देखते हैं, वर्णानाम, इसका मूल शब्द है वर्ण। तो ये अंत में अकारांत का रूप है, ये बालक का रूप अगर हमें याद हो
तो बालका नाम आता है षष्ठी बहुवचन में, वैसे ही वर्णा नाम षष्ठी बहुवचन में आएगा। अगला पद है उत्साहस्य। तो इसका मूल शब्द अर्थात ये किस शब्द का रूप है? तो उत्साह इसका रूप है। तो उत्साह अंत में अ आ रहा है, अर्थात ये अकारांत की तरह इसका रूप चलेगा। अकारांत में कोई भी एक रूप याद हो, जैसे राम का या बालक का, तो रामस्य या बालकस्य कब आता है? षष्ठी एकवचन में आता है। तो वैसे ही उत्साहस्य षष्ठी एकवचन। नागरिकय, इसका मूल शब्द है नागरिक, तो ये भी अकारांत है। और जैसे बालकय आता है तृतीया बहुवचन में, ऐसे ही नागरिकय को लिखेंगे तृतीया बहुवचन। सात्विकताया, तो इसका मूल शब्द है सात्विकता। सात्विकता में अंत में आता है आ, अर्थात आकारांत की तरह इसका रूप चलेगा। आकारांत में कोई भी एक रूप याद में होना चाहिए। आकारांत में अगर बालिका का याद है तो बालिकायाः, तो बालिकायाः कब आता है? पंचमी षष्ठी दोनों में आता। हमने यहाँ षष्ठी लिखा है, षष्ठी लिखेंगे वो भी सही है। तो सात्विकतायाः षष्ठी एकवचन। अंतिम पद है प्राणानाम। तो मूल शब्द है प्राण, तो अंत में आता है अ, तो अकारांत की तरह इसका, जैसे बालका नाम षष्ठी बहुवचन में होता है, इसी तरह प्राणानाम षष्ठी बहुवचन में आएगा। फिर अंतिम पद हमारा एक है सभायाम। सभायाम का मूल शब्द है सभा, तो सभा आकार अंत है, ये बालिका की तरह चलेगा। तो बालिकायाम आता है सप्तमी एकवचन में, वैसे ही सभायाम सप्तमी एकवचन। तो ये सारे पदों का विभक्ति और वचन लिखने के लिए हमें रूप आना बहुत जरूरी है। अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, इतना तो रूप हमें आना चाहिए, तभी इन पदों का हम विभक्ति वचन लिख पाएंगे। और सबसे पहला है पद का हमें मूल शब्द जानना है, और मूल शब्द अकारांत, आकारांत, इकारांत जिसमें भी आता है उसी के अनुसार हम विभक्ति और वचन बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? कति वर्णाः, कितने रंग हैं। तो एक पद में उत्तर लिखना है, सिर्फ एक शब्द लिखना है उत्तर में, त्रयः, कुछ भी और नहीं लिखना है, सिर्फ एक पद लिखना है त्रयः, तीन रंग है तो त्रयः। कति के स्थान पे जो भी आएगा उत्तर वही लिखना है। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो शक्ति का सूचक है केसरिया रंग। तो उत्तर में एक पद में उत्तर लिखना है, लिखेंगे केशर वर्णः। अगला प्रश्न अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है? तो ये प्रगति का द्योतक है, तो हमें लिखना है प्रगतेः। प्रगति का लिखने के लिए प्रगति का षष्ठी विभक्ति आएगा प्रगतेः। एक पद का आंसर है प्रगतेः, प्रगति का। अंतिम प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो उत्तर है राष्ट्र गौरवस्य। कस्य इसमें षष्ठी विभक्ति है, किसका, तो उत्तर में भी राष्ट्र गौरव का, तो राष्ट्र गौरवस्य, ये एक पदेन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर देना है, पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है? जो झंडे में सफेद रंग है वो किस चीज का प्रतीक है? तो हमें उत्तर लिखना है, कस्य के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे सत्यस्य शुचितायाः च। बाकी पूरे पद ऐसे ही हमें लिखना है। तो उत्तर होगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति। जो प्रश्न का शब्द है कस्य, उसके स्थान पे हमें लगाना है सत्यस्य शुचितायाः च, सच्चाई का और पवित्रता का। हमारा झंडा का सफेद रंग सच्चाई का और पवित्रता का सूचक है। अशोक स्तंभ
कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? तो हमारा एक वाक्य में उत्तर होगा अशोक स्तंभः कुत्र के स्थान पे लिखेंगे सारनाथे अस्ति। तो पूरा वाक्य में उत्तर होगा अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन कब होता है? त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? तो कदा के स्थान पे हम लिखेंगे स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, और पूरा वाक्य हम लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगा झंडे का उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर होता है। अंतिम प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराह संति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कति के स्थान पे लिखेंगे चतुर्विंशति, बाकी पद हम ऐसे ही लिखेंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर ऐसे होगा अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्य हैं, उसमें जो रेखांकित पद है उसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो हमें प्रश्न बनाना है, त्रिवर्ण ध्वज शब्द को हमें प्रश्न निर्माण में बदलना है। त्रिवर्ण ध्वज सबसे पहले प्रश्न निर्माण में हमें देखना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये त्रिवर्ण ध्वजा पुल्लिंग की तरह है, और ये इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। तो अगर पुल्लिंग है तो हमें किम पुल्लिंग का प्रयोग करना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो किम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है कह। हमारा तिरंगा विश्व विजयी हो, तो हमारा क्या विश्व विजयी हो? तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कह। कौन विश्व विजयी हो? तो कह लिखेंगे अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्। दूसरा प्रश्न कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रमादम ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग क्या है? तो ये नपुंसकलिंग है। इसमें कौन सी विभक्ति है? ये प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति में आता है, एक वचन में। तो किम नपुंसकलिंग का हम प्रथमा द्वितीया एक वचन देख लेते हैं, वो होता है किम। किम के कानी ऐसे इसका रूप चलता है। तो प्रथमा विभक्ति या द्वितीया विभक्ति एक वचन में किम होता है। तो प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? तो प्रमादम के स्थान पे किम लिखेंगे। अगला वाक्य देखते हैं एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। एतत् सर्वम यह सब अस्माकं नेतॄणां हमारे नेताओं का सद्बुद्धे सद्बुद्धि का सत्फलम सत्फल है। ये सभी हमारे नेताओं के सद्बुद्धि का सत्फल है, अच्छा फल है। तो सद्बुद्धि में इसका मेन शब्द मूल शब्द क्या है? सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि ये किस तरह चलेगा? स्त्रीलिंग की तरह चलेगा। और सद्बुद्धि में कौन सी विभक्ति लगा है? सद्बुद्धि। तो ये पंचमी षष्ठी इसमें लगा है, लेकिन सद्बुद्धि का तो ये षष्ठी विभक्ति होगा। तो कैसे इसे प्रश्न निर्माण करेंगे? तो किम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति हम देखेंगे। किम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति में होता है कस्याः। तो हमारा प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। ये सभी हमारी नेताओं के किसका सत्फल है? किसका सच्चा अच्छा फल है? तो सद्बुद्धि का है। तो प्रश्न बनेगा किसका? लिखेंगे कस्याः। अंतिम वाक्य देखते हैं, इसका प्रश्न कैसे बनेगा। शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो हमें रेखांकित पद यहाँ पे देखा है शत्रुणाम। शत्रुणाम इसका मूल शब्द है शत्रु। तो ये पुल्लिंग की तरह है, और पुल्लिंग में किम पुल्लिंग में इसमें जो विभक्ति है
वही विभक्ति हम किम पुल्लिंग का देखेंगे। शत्रुराम में है षष्ठी बहुवचन, तो किम पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन में होता है केशाम, तो लिखेंगे केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, किसके समक्ष विजय सुनिश्चित हो। तो प्रश्न निर्माण करते समय हमें सबसे पहले उस पद का मूल शब्द जानना है। मूल शब्द जानने के बाद उसमें जो विभक्ति और वचन लगा है वो हमें पहचानना है। उसके बाद हम आराम से प्रश्न निर्माण कर पाएंगे कि ये पुल्लिंग में आता है कि ये स्त्रीलिंग में आता है या नपुंसकलिंग में आता है। तो इस तरह से प्रश्न निर्माण बहुत आसानी से हो पाएगा। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम समुचितय पदय रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार इस पद में उचित पद भर के और रिक्त स्थान पूरा करो, जैसे उदाहरण में किया गया है। तो कुछ शब्द दिया गया है यहाँ पर, पट्टिका, अग्निशिखा, सभा, अहिंसा, सफलता, सूचिका। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है और कौन सा इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में वो क्या होगा। पट्टिका, तो पट्टिका का विभक्ति यहाँ पे दिया है षष्ठी, तो हमें लिखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या होता है। तो इसमें करके दिया है पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानां। पट्टिका किसकी तरह रूप चलेगा, ये आकारांत है, तो आकारांत में बालिका का रूप हम याद कर लेंगे और जितने भी आकारांत का पद है उसका हम आराम से विभक्ति वचन लिख सकते हैं। तो जैसे बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां ऐसे होता है, ऐसे है पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानां। अग्निशिखा, अग्निशिखा ये भी आकारांत है, बालिका की तरह है और सप्तमी अगर बालिका का याद है तो हम आराम से लिख पाएंगे, जैसे बालिकायाम ऐसे ही अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु बालिका की तरह है बिल्कुल। अगला पद है सभा, ये भी आकारांत है, तो चतुर्थी में हमें लिखना है बालिकायै, जैसे होता है वैसे ही सभायै, फिर सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। फिर अगला पद है अहिंसा, ये भी आकारांत है, इसका द्वितीय होगा, जैसे बालिकाम, बालिके, बालिका ऐसे ही अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता, सफलता आकारांत पंचमी विभक्ति में, जैसे बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः वैसे ही सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। फिर तृतीया विभक्ति में सूचिका का लिखना है, सूचिका ये भी आकारांत, तो सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। तो इस तरह से हम आकारांत का एक भी रूप याद हो अगर, तो ये सारे आकारांत शब्दों को हम आराम से विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। दोनों तरफ पद दिए गए हैं और उनको उचित मिला करके लिखना है कि किसके साथ कौन सा उचित पद मिल रहा है। केशर वर्णः, हरित वर्णः, अशोक चक्रम, त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम। तो यहाँ ये पद है। अब यहाँ पर जो दिया है केशर वर्ण के साथ क्या मिलेगा, शौर्यस्य त्यागश्च सूचक। केसरिया रंग शौर्य का, वीरता का और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण हरा रंग पृथ्वी की सुषमा शोभा का और उपजाऊपन का ये सूचक है। उर्वरताया च सूचक, तो उसको उसके साथ मिलाएंगे। और अशोक चक्र प्रगति न्याय का प्रवर्तक है, तो अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम इसके साथ मैच करेंगे। त्रिवर्ण ध्वजा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, तो उसके साथ मैच करेंगे। त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरव से च प्रतीक। और फिर अंतिम पद है त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम, इसका स्वीकार कब किया गया इसको झंडे को, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो इसको इसके साथ 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, इसके साथ इसको हम इन पदों को मैच करा के लिखेंगे। तो आज हमने इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किया और पूरा अभ्यास कार्य किया। उम्मीद करती हूँ कि आज सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी देखना हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।